नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। पटना से इस वक्त एक बड़ी खबर है। आज बीजेपी विधानसभा मार्च करने वाली है। कई मुद्दों को लेकर बीजेपी विधानसभा मार्च करेगी, जिसमें शिक्षक बहाली और भ्रष्टाचार, बेरोजगारी को लेकर मार्च किया जाएगा। 10 लाख नौकरी के मुद्दे पर भी बीजेपी घेराबंदी करने की कोशिश करेगी। साथ ही गिरती कानून व्यवस्था पर भी विपक्ष मोर्चाबंदी करने को तैयार है। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इस मार्च में शामिल होंगे। हजारों नेता और कार्यकर्ता विधानसभा मार्च में शामिल होंगे। गांधी मैदान से विधानसभा तक बीजेपी ये मार्च निकालेगी। तो आज बीजेपी का विधानसभा मार्च है। विधानसभा मार्च से ठीक पहले रात के अंधेरे में असामाजिक तत्वों ने पटना के चौक चौराहों पर बीजेपी नेताओं के लगे बड़े बड़े होर्डिंग्स को फाड़ दिया। देर रात असामाजिक तत्व पटना में घूम घूम कर बीजेपी के पोस्टर को फाड़ते रहे। इससे पहले भी विरोधी तत्वों ने बाबा बागेश्वर के पटना आगमन से पहले पटना में लगे पोस्टरों को फाड़ा था और पोस्टरों पर कालिख तक पोत दी थी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अमित। नियोजित शिक्षकों के समर्थन में आज बीजेपी विधानसभा मार्च कर रही है और यहां देख सकते हैं कि बीजेपी ने पूरे पटना में पोस्टर से शहर को पाट दिया है और इन पोस्टरों में जो बातें लिखी हुई है वो अपराधियों और भ्रष्टाचारियों की सरकार से जवाब मांग रहे हैं। 1700 करोड़ रुपए की भ्रष्टाचार पुल पर क्या हुई कार्रवाई ये पूछ रहे हैं। 10 लाख सरकारी नौकरी कब मिलेगी ये पूछ रहे हैं। हत्याओं का नृशंस दौर कब तक चलेगा ये जानना चाहती है बीजेपी। और इसको लेकर के, इन तमाम बातों को लेकर के पोस्टर लगाए गए थे। पूरा पटना शहर जो है वो पोस्टर से अटा पड़ा है। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व जो है वो देख सकते हैं कि किस तरह से बीजेपी के जो पोस्टर्स हैं उसे फाड़ दिया है। ये घटना रात की है। कुछ असामाजिक तत्व जो है वो इस तरह से बीजेपी के जो पोस्टर लगाए गए हैं उसे यहाँ पे फाड़ा है। तो देखिए, ये विधानसभा मार्च का पोस्टर है और इसमें जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी हैं, रविशंकर हैं, उनके द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा ये पोस्टर लगाए गए थे। इसे भी फाड़ा है और यहाँ देख लीजिए, ये तमाम पोस्टर जो है वो असामाजिक तत्वों के द्वारा फाड़ा गया है। और ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी बीजेपी के पोस्टर्स जो है वो पटना में जब लगाए गए थे विभिन्न आयोजनों को लेकर के, तो उसे फाड़ा गया है। हालांकि इसको लेकर के जिला प्रशासन की तरफ से अब तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। इससे पहले भी चूंकि घटनाएं हुई है और ये घटना जो है वो रात मध्य रात्रि में की जाती है। असामाजिक तत्व जो है वो इस घटना को अंजाम देते हैं। और बताते चले कि जहां ये घटना होती है वहां बगल में ही हाई मास्क जो है लाइट भी लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। बावजूद इसके ऑफ होकर के जो असामाजिक तत्व हैं वो इस घटना को अंजाम देते हैं। तो देखिए सामने किस तरह से कैमरे लगे हुए हैं और कैमरे की नज़र जो है वो इस चौराहे पर होती है। बावजूद इसके जो असामाजिक तत्व हैं वो निर्भीक होकर के इस घटना को अंजाम देते हैं। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जिला प्रशासन भी जो है बीजेपी के पोस्टर फाड़ने के मामले को लेकर के लापरवाही बरतती है, सुस्त रवैया होता है। और इसी कारण से ये असामाजिक तत्व जो है लगातार इस घटना को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है। जिला प्रशासन से जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि जब तक लिखित कंप्लेन नहीं आएगी हम कोई एक्शन नहीं ले सकते, हम बाध्य हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अगर यही पोस्टर सत्ता पक्ष का होता और फाड़ा जाता लगातार तो क्या प्रशासन मौन होती। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और बड़ी खबर इस वक्त एक पटना से है, जहां 11 जुलाई को धरना प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को सस्पेंड करने का आदेश जारी हुआ है। के पाठक ने सभी डीईओ को यह आदेश दिया है। सस्पेंड करने के साथ साथ विभागीय कार्रवाई का आदेश भी दिया गया है। आकस्मिक अवकाश लेकर प्रदर्शन करने आए शिक्षक निलंबित होंगे। वीसी के जरिए हुई समीक्षा के बाद एसीएस का आदेश जारी हुआ है। आपको बता दें कि 11 जुलाई को लगभग 30,000 से ज्यादा शिक्षक प्रदर्शन में शामिल हुए थे। सभी आकस्मिक अवकाश लेकर पटना पहुंचे हुए थे। आज से शिक्षकों पर कार्रवाई का जो ये डंडा है वो चलेगा। साथ ही शिक्षा विभाग ने अगले 1 हफ्ते तक सभी अवकाश को स्थगित करने का आदेश दिया है। शिक्षा विभाग के अधिकारी और शिक्षकों के लिए यह आदेश जारी हुआ है।
इमरजेंसी की हालत में के पाठक से आदेश लेना होगा। वहीं के पाठक एक पत्र जारी कर शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर यह आदेश जारी किया गया है। सभी स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति की जांच के आदेश दिए गए हैं। अनुपस्थित शिक्षकों को सस्पेंड करने का आदेश जारी किया गया है। साथ ही भड़काने वाले शिक्षकों पर भी केस दर्ज कराने का आदेश जारी किया गया है। और इधर बिना परीक्षा के सीधे राज्यकर्मी का दर्जा देने और समान काम के बदले समान वेतन की मांग को लेकर पटना में प्रदर्शन करने वाले नियोजित शिक्षकों पर सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग ने आंदोलनकारी नेताओं को चिन्हित करने के और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी है। शिक्षक नेता वंशीधर बज्रवासी ने को मुजफ्फरपुर डीपीओ ने शो कॉज जारी कर 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा है और जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई की बात कही गई है। तो जवाब में शिक्षक नेता और उग्र हो गए हैं। सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शिक्षक नेताओं से सरकार को सीधे चेतावनी भी मिल रही है। अगर यह कार्रवाई नहीं रोकी जाती है तो स्थिति और बिगड़ सकती है। शिक्षक नेताओं ने कहा है कि अपर मुख्य सचिव शिक्षकों को और बड़ा आंदोलन खड़ा करने के लिए नहीं उकसाएं और कार्रवाई से पीछे हटे। और इधर प्रदर्शन पर सरकार के एक्शन के बाद शिक्षक संघ ने भी मोर्चा खोल दिया है। शिक्षक संघ के नेताओं ने साफ चेतावनी दी है कि अगर सरकार प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं रोकती है तो स्थिति बिगड़ सकती है। विधानमंडल में की गई घोषणा के खिलाफ कोई नौकरशाह आदेश दंडात्मक कार्रवाई का तो शो कॉज भी शुरू हो गया और शो कॉज शुरू हो गया। पटना का तो कल 2 शिक्षक हमारा निलंबित भी हो चुका है। इसलिए हमने लिखा कि यदि आप 4 लाख शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई को वापस नहीं करेंगे तो किस समय क्या फैसला हो जाएगा ये हमारे नियंत्रण के बाहर हो जाएगा। स्थिति गंभीर हो गई। तीनों वाम दलों का भी यह सामूहिक निर्णय है कि नियोजित शिक्षकों के इस सवाल पर तीनों वाम दल के जितने जनप्रतिनिधि विधानसभा में हो या विधान परिषद में एकजुट होकर हम शिक्षकों की आवाज को बुलंद करेंगे और वही हमने किया है। और वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि वर्तमान सरकार से अब कुछ होने वाला नहीं है। वो सिर्फ लोगों को गुमराह कर रही है। हमारी सरकार आई तो नियोजित शिक्षकों को सीधे नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। उनकी हर मांग को हमारी सरकार मानेगी। सम्राट चौधरी से बात की है संवाददाता अमित कुमार ने। नियोजित शिक्षकों के समर्थन में बीजेपी आज हल्ला बोल रही है। गांधी मैदान से विधानसभा मार्च करने वाली है। इधर जिला प्रशासन जो है वो गांधी मैदान में ताला मार रही है सभी गेटों में। क्या कहेंगे? अब देखिए, हमने बुक कराया है और बुक कराने के बाद भी लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है नीतीश सरकार, तो क्या कर सकता है? ये तो जनता को तय करना है। जनता की अदालत में जाएंगे और हम संवैधानिक कार्य कर रहे हैं और उसके माध्यम से हम सरकार से जवाब मांग रहे हैं। गांधी मैदान का भारतीय जनता पार्टी ने बुकिंग कराया। बुकिंग कराकर, क्योंकि हमारे लोग जो आएंगे कहाँ एक जगह हैं, अब उसको भी उसमें भी ताला जड़ने का काम किया जा रहा। तो ये तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है पूरी तरह नीतीश कुमार के इशारे पे चल रही है। नहीं, एकदम ये लड़ाई जारी रहेगी। हम लोग 25 तक बैठने वाले नहीं हैं। हमने अपनी सभी कार्यकर्ताओं को कह दिया ये लड़ाई निरंतर जारी रहेगी जब तक नीतीश कुमार से बिहार को मुक्त नहीं करा दूं। और क्या पॉलिसी है भाई? जिस नियोजित शिक्षक को जिसने टीईटी की परीक्षा दी हो, एसईटी की परीक्षा दी हो, उससे कौन परीक्षा होगा? उनको तो आप सीधा परमानेंट करेंगे। नहीं, आप करेंगे नियोजित के माध्यम से। देखिए, करना ही पड़ेगा। ये शिक्षक हमारे अंग है और जिसने परीक्षा दे के आया उस पर क्या बात करना। जो नियोजित शिक्षक है सभी का परमानेंट किया जाएगा। चलिए, तो ये सम्राट चौधरी हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। सीधे तौर पे बड़ा बयान है इनका कि हमारी सरकार आएगी तो नियोजित शिक्षकों को भटकना नहीं पड़ेगा। उनकी सभी मांगों को हम मांगेंगे, सीधा नियुक्ति पत्र देंगे। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। शिक्षा और सरकार। फिर 2 बच्चों की 2 दादियां आपस में भिड़ गई, वो भी इस तरह की दोनों दादी एक दूसरे को मारने पर उतारू हो गई। दरअसल झाझा के
सोजना मध्य विद्यालय में पहली क्लास के छात्र बादल और तीसरी के छात्र दिलखुश के बीच किसी बात पर झगड़ा हुआ। फिर बच्चों के झगड़े के बाद दोनों बच्चों की दादी स्कूल परिसर में भिड़ गई। दोनों दादी की लड़ाई का वीडियो भी सामने आया है। न्यूज़ 18 हालांकि इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। पांच गो या 4 गो टीचर है, क्लास 8 गो है। फर्स्ट, दूसरा, तीसरा एक ही क्लास में पढ़ाया जाता है। 3 क्लास का बच्चा एक ही क्लास में पढ़ता है। टीचर भी क्या करेगा, मजबूर है वो। अब सीनियर जूनियर लड़का एक ही क्लास में पढ़ेगा। मार तो हो गई, लड़ाई तो हो गई, पारेगा। पहला क्लास और तीसरा क्लास का लड़का पारेगा। सर लड़ता है और बाद एक बच्चा यहाँ कंप्लेन भी नहीं करेगा, वो सीधे घर में जा करके गार्जियन को बोलेगा। अब गार्जियन आता है वहाँ, क्यों की करो। अरे भाई तो खेल में बच्चा झगड़ गया तो सब बच्चा पर आंख तो नहीं केंद्रित रहता है। कैंपस लड़ाई का झगड़ा अखाड़ा थोड़े है, विद्या का मंदिर है। बच्चों को अनुशासन सिखाना है। स्पष्ट है कि वहाँ के टीचर बच्चों को कुछ अनुशासन सिखाने में सक्षम नहीं हो पा रहे होंगे। ग्रामीण कार्य विकास विभाग के निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम से जुड़े केस में ईडी ने हरीश यादव को गिरफ्तार किया है। दिल्ली निवासी हरीश सीए मुकेश मित्तल का करीबी बताया जाता है। ईडी की जांच में सामने आया है कि वीरेंद्र की करीब 125 करोड़ की संपत्ति को अलग अलग खातों में डालकर उसकी निकासी या ट्रांसफर में हरीश की अहम भूमिका थी। हरीश का मोबाइल नंबर इन खातों से जुड़ा था। ऐसे में हर ट्रांजैक्शन के आने वाली ओटीपी हरीश के मोबाइल पर ही आती थी, जिसके जरिए वो पैसे को ट्रांसफर करता था। हरीश का नाम सामने आने के बाद ईडी ने पूछताछ के लिए रांची के ईडी दफ्तर बुलाया था, जिससे बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। और इस खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता ओम प्रकाश। ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम मामले में ईडी ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है और मामले में हरीश यादव नामक एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो वीरेंद्र राम के सीए मुकेश मित्तल का सहयोगी बताया जाता है। बता दें कि जो मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे जिन खातों में ट्रांसफ़र हुआ करते थे, उन खातों का संबंध जो है वो हरीश यादव से बताया जाता है, क्योंकि उन खातों में जिस मोबाइल नंबर को दिया गया था वो हरीश यादव के नाम से ही थे। और जो भी ओटीपी उस बैंक में कोई भी ट्रांजैक्शन होता था तो उसकी ओटीपी हरीश के ही अकाउंट मोबाइल पर आया करती थी, जिसके बाद पैसों का ट्रांसफ़र और लेन देन किया जाता था। इस पूरे मामले में जो गिरफ्तारियां हुई थी उसी दरमियान पूछताछ में हरीश यादव का नाम सामने आया था, जिसके बाद हरीश यादव को गिरफ्तार किया है। बता दें कि इस पूरे मामले में हरीश को पीएमएलए कोर्ट में भी पेश किया जाएगा और ईडी उसके रिमांड की भी मांग कर सकती है। और इस मामले में कई अहम खुलासे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो देखना होगा कि ईडी की कार्रवाई में जो धनकुबेर वीरेंद्र राम है उनसे जुड़े हुए और क्या क्या परतें आने वाले दिनों में खुल पाती हैं। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। और इधर लैंड स्कैम मामले में रांची के कारोबारी विष्णु अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ईडी ने एक बार फिर विष्णु अग्रवाल को समन करते हुए 17 जुलाई को रांची के ईडी दफ्तर में बुलाया है। चेशायर होम की जमीन मामले में विष्णु अग्रवाल से पूछताछ की जाएगी। पिछले दिनों विष्णु अग्रवाल के आवास और कई ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। आपको बता दें कि लैंड स्कैम मामले में अब तक कुल 12 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता ओम प्रकाश। लैंड स्कैम से जुड़े मामले में ईडी के द्वारा एक बार फिर व्यवसायी विष्णु अग्रवाल को ईडी दफ्तर तलब किया गया है, जहां उनसे पूछताछ की जाएगी। बता दें कि विष्णु अग्रवाल को 17 जुलाई को पूछताछ के लिए रांची स्थित ईडी दफ्तर में बुलाया गया है, जहां उनसे पूछताछ की जानी है। बता दें कि इससे पूर्व भी विष्णु अग्रवाल के ठिकानों पर छापेमारी भी की जा चुकी है और पूर्व में उनसे पूछताछ भी ईडी के अधिकारी कर चुके हैं और इसी मामले में कई खुलासे भी हुए हैं। पूरे मामले में अब तक बता दें कि जो लैंड स्कैम से जुड़ा हुआ मामला है, इसमें 12 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। चेशायर होम से जुड़े हुए जमीन के मुद्दे को लेकर ही विष्णु अग्रवाल से पूछताछ की जाएगी और इस मामले में
जो दो आरोपी हैं वो भी पकड़े गए हैं, पूछताछ उनसे भी हुई थी, उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। तो अब देखना होगा विष्णु अग्रवाल जब यहाँ पहुँचते हैं तो उनसे किस तरह से पूछताछ की जाती है और क्या कुछ खुलासे इस पूरे मामले में आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलते हैं। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। पटना के बेउर थाने की पुलिस ने कैलाश एनक्लेव अपार्टमेंट में छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब बरामद किया है। यहां से 7 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। साथ ही एक स्कॉर्पियो और एक मोटरसाइकिल भी बरामद किया है। बताया जाता है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि जिसके आधार पर बेउर थाना अध्यक्ष ने अपनी टीम के साथ छापेमारी की। पूछताछ में पता चला कि ये दूसरे प्रदेश से शराब लाकर पटना के कई इलाकों में शराब बेचने का काम करते थे। भारी मात्रा में विभिन्न प्रकार की ब्रांडें अंग्रेजी शराब बरामद की गई। कितना बरामद हुआ है? गिरफ्तारी भी हुई? कुल 237 लीटर विदेशी शराब बरामद हुई है, जिसमें गिरफ्तारी 7 लोग की गई है और उन लोग को जेल भेजा जा चुका है। आगे भी बड़े पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में हम लोग छापेमारी शराब के विरुद्ध कर रहे हैं। देश भर में यूसीसी की चर्चा जोरों पर है। बिहार में भी यूसीसी को लेकर सियासत गर्म है। यूसीसी को लेकर मुस्लिम तबके में चिंता को देखते हुए न सिर्फ बीजेपी बल्कि उनके सहयोगी दल भी अल्पसंख्यक समुदाय की धार्मिक संस्थाओं में जाकर उनकी आशंका को समझ रहे हैं। बीजेपी के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा ने इमारते शरिया में जाकर लोगों से बात की और उनकी शंकाओं को समझने की कोशिश की। वहीं बीजेपी कह रही है कि देश में यूसीसी बहुत पहले लागू हो जाना चाहिए था। तो जेडीयू पूछ रहा है कि यूसीसी जरूरी क्यों है, पहले ये तो समझाएं। और जबरन जो है सारी धर्म को नष्ट करके कोई एक कानून पर लाने की जरूरत समझ में नहीं आ रही। ये बात कही जाती है कि भाई एक कानून होना चाहिए, तो ये बात सही नहीं है, इसलिए कि यहाँ तो जितने राज्य हैं हर राज्य का कानून जो है कि अभी तो कोई ड्राफ्ट नहीं आया है, लेकिन आपके मन की जो शंका है संभव है कि इसमें से कुछ शंकाएं वाजिब हो और बाद में चलकर जब भी ड्राफ्ट आएगा और वैसी जो शंका उनके मन में है वो वाजिब आशंका होगी तो निश्चित रूप से हम उनके साथ उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक उस इशू पर हम उनके साथ खड़ा हैं और रहेंगे। और यूसीसी मेरे देश में आज नहीं 10 साल पहले लग जाना चाहिए था। यूपीए के गवर्नमेंट में ही लग जाना चाहिए था। बिहार की पूरे देश की पॉपुलेशन का देख लीजिए विस्फोट किसे हो रहा है और रेवेन्यू जनरेशन का क्या क्या व्यवस्था हो रहा है पूरे देश में। अगर सब कोई एक देश है, वन नेशन वन रूल होगा तो क्या दिक्कत है? आपके लिए भी वही कानून हो, मेरे लिए वही कानून हो। या कि यूसीसी हम ला क्यों रहे हैं, किस लिए ला रहे हैं, और अल्टीमेटली वो तलाक पे और इस पे पोलीगेमी पे जो मल्टी शादियां होती है, एक मर्द दो औरतों से कहीं शादी करता है मजबूरी में, तो उनको टारगेट करके ये करने की कोशिश हो रही कि ये हम मुसलमानों के खिलाफ ला रहे हैं, जबकि ये सही नहीं। हम लोग बार बार ये बात कह रहे हैं कि ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं, ये भारतीयता के खिलाफ। जो भारत की संस्कृति है डाइवर्सिटी की, कई तहजीबों को मानने की उस जेडीयू ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को मुंगेर से चुनाव लड़ने की चुनौती दी है और जेडीयू की चुनौती पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। नेता इतने बयानवीर हैं कि उनको पुराना इतिहास भी पता नहीं है। यही मुंगेर की धरती है, जब गठबंधन नहीं था तो ललन सिंह जी धाराशाही हो गए थे। पिछले 2019 में गठबंधन होने के कारण ही हमने सीट भी दिया और वो जीत कर भी आए। और जहां तक माननीय अमित शाह जी की बात करते हैं, देते पांव पसारी जेते लंबी सोल। बिहार में जिन जगहों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है वहां सीधा सीधा मुकाबला में रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, ये आरजेडी को सोचना चाहिए। और खबरें लगातार जारी हैं, फिलहाल देख लेते हैं हेडलाइंस।